हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज़ मी कपिल सिक्का। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 से एक जजमेंट दिया है जिसमें यह कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है दैट इज़ नॉट इनफ्रिंजमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे 2019 के 103rd अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया है और 10% रिजर्वेशन जो काफ़ी लंबे समय से एक चर्चा का विषय बना हुआ था, एक क्राइसिस भी बनी हुई थी। काफ़ी लोग इसको बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर में थी इस पूरे के पूरे वेलफेयरिस्ट मेजर को लाने में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट के थ्रू इसको अलाउ किया है और कहा है कि 10% रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स 10% ईडब्ल्यूएस कोटा इन 3:2 वर्डिक्ट। जानेंगे एग्जैक्टली कि कोर्ट के पास ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस रेज हुए थे, कोर्ट किन किन चीजों पे यहां पे डिस्कशन करने वाली थी और कोर्ट ने ऐसा क्या रीजन और एनालॉजी ड्रॉ किया जिसकी वजह से इसको फर्दर अपहेल्ड किया गया। अगर आप केस टाइटल जानना चाहते हैं, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं, अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो ये था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2022 का जजमेंट। अब इस क्लास में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे रेस किए गए हैं। फिर हम जानेंगे ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आता है, मतलब इन जनरल ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन क्या है। फिर हम जानेंगे हिस्ट्री क्या रही है रिजर्वेशन की, हिस्ट्री क्या रही है देश में अफर्मेटिव एक्शन की, साथ ही साथ कौन कौन से केस लॉस, इंपॉर्टेंट केस लॉस जैसे कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम देखेंगे 103rd अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वजह से लाया गया। एंड देन एक फाइनल सम अप जानेंगे, एग्जैक्टली जानेंगे कि वेलफेयरिस्ट मेजर जो है कंट्री में किस किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या रेज किए गए थे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोर्ट के सामने क्वेश्चंस थे कि कैन रिजर्वेशन बी ग्रांटेड सोली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या क्वेश्चंस को क्या आप रिजर्वेशन को इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेस बना के दे सकते हैं। मतलब एक लंबे समय से एक चर्चा चलती आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन की बात नहीं करता है, तो क्या ये यहाँ पे अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट जो है वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे ईडब्ल्यूएस कोटा को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। और तीसरा था कि क्या ये इस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटा लाना, इस ईडब्ल्यूएस कोटे में से रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी को बाहर रखना, क्या ये ठीक है या नहीं है। ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर्टिनेंट क्वेश्चंस कोर्ट के सामने रेज किए गए थे। कोर्ट ने इस पूरे सिनेरियो को समझा, कोर्ट ने एक प्रॉपर जजमेंट दी, 3:2 की। इस जजमेंट से, 5 जज बेंच की इस जजमेंट से कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अलाइन भी करती है। अब एग्जैक्टली पहले समझ लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ईडब्ल्यूएस है क्या। देखिए, एक लंबे समय से हम देख रहे थे कि रिजर्व कैटेगरी के एक कुछ कास्ट बेसिस पे रिजर्व कैटेगरी कंट्री में रहती थी। इसके बाद एक ऐसी कैटेगरी या एक ऐसा वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो क्रिएट किया गया जिसमें यह इंश्योर किया गया कि कोई भी ऐसा जनरल कैटेगरी का पर्सन या कोई भी ऐसा नॉन रिजर्व कैटेगरी का पर्सन जिसे अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट की तरफ से कहीं रिजर्वेशन नहीं मिला है और वो इकोनॉमिकली वीक है। इकोनॉमिकली वीक का क्राइटेरिया आगे हम समझेंगे क्या क्राइटेरिया है, कौन इकोनॉमिकली वीक है, और वो इकोनॉमिकली वीक है तो उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिल सकता है। यानी डेफिनेशन कहती है कि कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी की लिस्ट में फॉल नहीं करता, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, तो वो हम उसको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लिए वो वैलिड होगा। अब बात आती है कि कंट्री में अफर्मेटिव एक्शन किस तरह से रहा है। देखिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा ईगैलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम करता आया है। अब ईगैलिटेरियनिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ ऑल होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसे वो सेट ऑफ पीपल जिनको वेलफेयर नहीं मिल पा रहा, जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही, स्टेट उनका ध्यान रखेगा। इसको अगर हम हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करें, अफर्मेटिव एक्शन की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव एक्शन ये सिनेरियो लेके आता है जिसमें बेनिफिट ऑफ ऑल होगा, जिसमें रिसोर्सेज जो हैं वो इक्विटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे वो क्लास ऑफ सिटीजन जिनको
रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो अपनी कास्ट, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करने की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करने की वजह से वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का, स्टेट का एक दायित्व होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। अब ऐसे केस में अगर आप देख रहे हैं कि लंबे समय से रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को लेके या रिजर्वेशन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस उठ रहे थे। प्राइमा फेसी अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आर्टिकल 14 ये कहता है कि एक इक्विटी प्रिंसिपल आएगा। आर्टिकल 14 ये कहता है कि जो लाइक है वो अलाइक ट्रीट किए जाएंगे, यानी एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी वर्ग जो पीछे रह गया है, सरकार उसकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। अब पूछा गया कि कैसे किया जाएगा, कोई टूल बताइए किस तरह से किया जाएगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और 15 क्लॉज 4 के बाद ये बताया गया कि ऐसे कोई भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, स्टेट उनके लिए वेलफेयरिस्ट मेजर्स लाएगी। और इस तरह से एक जर्नी स्टार्ट हो गई रिजर्वेशन की। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन में रिजर्वेशन जो है स्टेट्स प्रोवाइड करने लगी, गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाने लगा, लेकिन ये रिजर्वेशन जो है वो सीमित था एससी और एसटी क्लास ऑफ सिटीजन्स को। 1980s का दौर आया, 1980s में इकोनॉमिक रिजर्वेशन की भी नीड जो है फील की गई, और उस समय मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिपोर्ट लाई जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि देखो इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी रिजर्वेशन देना नेसेसरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो सोशली तो फॉरवर्ड हैं, जो सोशली बैकवर्ड नहीं है, किसी एक ऐसी कास्ट को बिलोंग नहीं करती हैं जो बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया में आए, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प उनको जरूरी है। फाइनेंसेस ना होने की वजह से वो भी अपने आप को उसी सिचुएशन में पाती हैं जैसे बाकी क्लास ऑफ या फिर एससी एसटी क्लास ऑफ सिटीजन्स को दिया रखा गया है, या फिर उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में क्लियरली ये हुआ या कहा गया कि एससी एसटी के अलावा भी इकोनॉमिक के ग्राउंड पे या फिर फाइनेंस के ग्राउंड पे या बैकवर्डनेस जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ग्राउंड पे भी रखी जानी चाहिए। इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे मंडल कमीशन की, तो मंडल कमीशन ने इस बारे में बहुत क्लियर कहा था कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, उनको भी स्कूल में प्रेफरेंसेस, कॉलेजेस में प्रेफरेंसेस दी जानी चाहिए। अगर हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट की कुछ चर्चा यहाँ पे करें, तो मंडल कमीशन ने ये कहा कि फाइनली कुछ एक ऐसी क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं, कुछ एक ऐसा क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं जो बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया को पूरी करती हैं, तो उनको आप ओबीसी लिस्ट में डाल दो। कुछ एक ऐसे क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, उनके लिए 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले आओ। फाइनली इसे चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का यह कहना था, देखिए हमें ओबीसी रिजर्वेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ये इंश्योर करना है कि रिजर्वेशन की जो कैप है दैट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स। लेट अस से अगर 100 सीट्स हैं अवेलेबल, तो जनरल कैटेगरी को 50 सीट्स मिले और रेस्ट ऑफ द 50 सीट्स जो है वो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जानी चाहिए। तो यहां पे एक तो अपर कैप लगाया गया। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो बैकवर्डनेस नापने का या बैकवर्डनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकता, यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को यहां पे कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से 50% पे कैप रहेगा, रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया पे नहीं मिलेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन यहां पे नहीं दिया जाएगा। यानी ये हुआ 1992 में, जिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को गवर्नमेंट लाना चाहती थी उसको कोर्ट ने मना कर दिया लाने से, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। जब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की बात करते हैं तो 15 क्लॉज 4 सीधा बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स की, या तो सोशली होंगे या अगर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स होंगे, रिजर्वेशन जो है उन्हीं को दिया जाएगा। इसी के चलते फाइनली इस बात को मना कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड हो पाया। इसके बाद 2005 में एसआर साइनो कमीशन आई। कमीशन का ये कहना था कि एग्जैक्टली हम इस रिजर्वेशन को ला सकते हैं। रीजन उन्होंने बताया कि क्यों इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए। जब उन्होंने एक स्टडी की तो उनको पता चला कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो फाइनेंसिस के चलते अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज पाती, अच्छे कॉलेजेस नहीं भेज पाती, तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। देखिए आइडिया क्या होता है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे
अफर्मेटिव एक्शन की। अफर्मेटिव एक्शन में सरकारों की जो ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो जो भी वीकर सेक्शन है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो, चाहे वो सोशली वीकर हो, एजुकेशनली वीकर हो, इंश्योर करे कि वो एट पार आए बाकियों के साथ। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इगैलिटेरियन इन नेचर है, वो इक्वालिटी की बात करता है, वो इंश्योर करता है कि किस तरह से इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाएगी स्टेट के द्वारा। यानी स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सब सिटीजन्स को इक्वली ही ट्रीट करेगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन उस इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल में पहुंचने से पहले हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी तो करना होगा। हमें इंश्योर करना होगा अगर कोई बैकवर्ड रह गया है तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे, रिसोर्सेज उसके लिए रिजर्व करे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए या सपोर्टिंग प्रोविजंस बनाए जिससे वो भी उस रेस में आगे आ पाए। तो यही बात एसआर साइनो कमीशन का भी कहना था। कमीशन ने कहा कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेसेसरी है जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाना चाहिए। उन्होंने वहां पे एक इंडिकेशन दे दिया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन हो सकता है, एक नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली हो सकती है। मतलब देखो जो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा, यानी उस समय की जो भी इनकम टैक्स की मिनिमम लिमिट थी, थ्रेशोल्ड था, अगर कोई फैमिली अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो इतने पैसे नहीं जोड़ पा रहा जिसकी वजह से उसको, या फिर उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है जिसकी वजह से वो हमेशा इस पूरे सिनेरियो से बाहर रहेगा। यानी वो रिजर्वेशन का यानी वो रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, उसके लिए रिजर्वेशन जरूरी है। साथ ही साथ ये कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए उनके बच्चों के लिए, उनको स्कूल्स में, उनको कॉलेजेस में, या फिर जो भी वो आगे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब 2010 में एसआर साइनो कमीशन को सबमिट किया गया तो गवर्नमेंट उस समय काफ़ी इंटरेस्टेड थी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग गया और फाइनली 2019 में 103rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। 103rd अमेंडमेंट से 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जैसे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड किए गए। अब हमने क्या पढ़ा था अभी कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो सकती है, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस हो सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 2019 में इंट्रोड्यूस कर दिए और ये इंश्योर कर दिया, वहां पे लिख दिया कि जो अनरिजर्व क्लास ऑफ सिटीजन है और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन यहां पे रहेगा। यानी ऐसा कोई भी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अभी तक किसी भी रिजर्वेशन के थ्रू बेनिफिट नहीं ले पा रहा, किसी भी कास्ट रिजर्वेशन में वो नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग से रिजर्वेशन क्रिएट किया जाएगा और उसी को हम बोलेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। यानी ये जो 2019 में 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 का रिजर्वेशन ऐड किया गया था, इसी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और इसी की जजमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। आज इसी पे जजमेंट आई है और इसी जजमेंट में कोर्ट ने आज अपहेल्ड किया है 10% रिजर्वेशन। कोर्ट ने कहा है कि देखो 10% रिजर्वेशन जो है वो नेसेसरी है, यहाँ पे इस रिजर्वेशन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी देना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, ये एक क्लास ऑफ सिटीजन को हेल्प भी कर रहा है। यानी हमने क्या पढ़ा था, जो आर्टिकल 14 का हमारा एजेंडा था, आर्टिकल 14 में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है थ्रू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी थ्रू रिजर्वेशन, थ्रू अफर्मेटिव एक्शन, ये बात इंश्योर करेंगी कि हर किसी का यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास हो। और इसी के चलते ये रिजर्वेशन का पूरा का पूरा जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, 16 क्लॉज 6 है, उसे आज अपहेल्ड किया गया। अब कुछ क्वेश्चंस पर्टिनेंट मन में उठ रहे होंगे कि ये ईडब्ल्यूएस कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए क्या कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते हैं, अगर हमें आना है तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने आज ये भी अपहेल्ड कर दिया है कि कौन कौन लोग ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, यानी क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। देखिए क्राइटेरिया हमें 2 या 3 तरह से सेट किया गया है। सबसे पहला आता है आपका इनकम का क्राइटेरिया, ठीक है। अगर इनकम यहाँ पे 8 लाख से कम है, यानी एनुअल इनकम, अगर आप एनुअल आईटीआर रिटर्न, आपकी फैमिली जो है 8 लाख से कम का फाइल करती है तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे लैंड का क्राइटेरिया भी है, अगर फार्म लैंड 5 एकड़ से कम है तो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अगर आप किसी टाउन में रहते हैं और 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है तो ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। अगर म्युनिसिपल एरिया में 100-200 स्क्वायर यार्ड से कम का घर है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा, यानी जो लोग इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इस थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, अभी हमने जो थ्रेशोल्ड देखे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
माने जाएंगे। सिग्निफिकेंस हम देख ही चुके हैं, सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा यही है, कोर्ट ने भी आज यही कहा कि इस तरह से सोशल जस्टिस हो पाएगी, सोशल एम्पावरमेंट हो पाएगा। वो जनरल कैटेगरी के लोग जो अभी तक फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं, यानी मनी के फॉर्म में रिसोर्सेज नहीं है, अब वो भी बेनिफिट्स ले पाएंगे और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में थ्रू रिजर्वेशन पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे ईडब्ल्यूएस कोटा को हमने समझा, हमने जाना एग्जैक्टली कि ईडब्ल्यूएस कोटा किस किस तरह से पहले लाने की कोशिश की गई थी, कैसे चैलेंज किया गया। अब यहाँ पे एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जा सकती है, कि यहाँ पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कोर्ट ने कहा ना कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन या फिर जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है या ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज नहीं करता है। तो ऐसा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी इन्फ्रिंजमेंट की बात की जा रही थी? अगर आपको याद होगा 1973 में एक केस आया था, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब एग्जैक्टली था क्या इसमें? यह बात बोली गई थी कि अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी उससे पहले एक बड़ी डिबेट चल रही थी कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, नहीं कर सकती है, कर सकती है तो कितना कर सकती है, किस लिमिट तक कर सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट की लिमिटेशन सेट कर दी थी और वो लिमिटेशन थी बेसिक स्ट्रक्चर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, यानी यहां पे पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 103rd अमेंडमेंट किया। इससे क्या लेके आए? ईडब्ल्यूएस लेके आए। तो यह कहा गया कि अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इस अमेंडमेंट को या किसी भी अमेंडमेंट को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को इंश्योर करना होगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया को इन्फ्रिंज ना करे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया एग्जैक्टली होता क्या है ये कभी भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली नहीं बताया। अलग अलग केसेस में कोर्ट बताता गया, या फिर मैं आपसे कहूं कि डेफिनेशन कोर्ट ने कभी बताई तो एक सिंगल डेफिनेशन नहीं बताई। अलग अलग केसेस में कोर्ट बताता गया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि कोर्ट ने यह तक कहा कि अगर हम बात करें यहां पर कि बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म भी हो सकता है, सेक्युलरिज्म भी हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं, राइट टू लाइफ भी हो सकता है, ठीक है, डीपीएसपी भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ये सारी चीजें जो इंश्योर करती हैं कि कंट्री में डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रहे, ये सारी चीजें जो इंश्योर करती हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोर्ट ने आज ये भी क्लियर कर दिया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के साथ कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो अमेंडमेंट है उससे बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, यानी वो एक नेसेसिटी है, नीड ऑफ द आवर है, और इस नीड ऑफ द आवर के लिए गवर्नमेंट पूरी ड्यूटी बाउंड है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, यहां पे गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि वेलफेयरिस्ट मेजर्स वो सबके लिए ले, और इन्हीं वेलफेयरिस्ट मेजर्स में आज हमने देखा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड करना। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये ईडब्ल्यूएस एग्जैक्टली क्या है, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आज इसे अपहेल्ड किया गया, क्या क्या इसके न्यूएंसेस हैं और किस तरह से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर कोई डाउट हो तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।